नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 22 दिसंबर 2023 ईस्वी। 2023 का अंतिम एक सप्ताह बाकी है ना। उसके बाद 2024 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आर्टिकल बेहद इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, आंतरिक सुरक्षा, है ना। और ये यूपीएससी, बीपीएससी सभी जगहों पर निबंध के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पूछा जाता है। और उसके अलावा जीएस में तो पूछा ही जा सकता है। हेडलाइन क्या है आज का? आज का हेडलाइन है टर्बुलेंट विंटर सेशन एंड्स डे बिफोर शेड्यूल। विंटर सेशन जो था वो समाप्त हो गया है और बहुत ही रोमांचक रहा ये सेशन। आपको पता होगा कि साल में 6 महीनों के अंतराल पर, संविधान के अनुसार कि 6 महीनों का अंतराल पर सेशन जरूर होना चाहिए संसद का। लेकिन हमारे देश में कितने सेशन होते हैं? तो एक होता है आपका बजट सेशन, जो कब शुरू होगा अब? तो 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा, है ना। एक होता है विंटर सेशन, जो कब होता है? जो आपका दिसंबर महीने में होता है। और एक होता है मानसून सेशन, जो कब होता है? तो ये होता है आपका जुलाई में, है ना। तो ये 3 सेशन देश में संसद के सत्र आयोजित होते हैं। कल विंटर सेशन समाप्त हुआ है। आपको पता ही है कि बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट बिल भी आए, लेकिन विपक्ष विहीन सेशन रहा। ये सबको सस्पेंड कर दिया गया। मुझे लगता है भारत के इतिहास में एक साथ कभी भी 141 सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया होगा। 141 सांसद सस्पेंड थे। उसके बाद से इसमें बहुत बड़े बड़े एक्ट, सीआरपीसी, कल मैंने पढ़ाया है सीआरपीसी और आईपीसी, भारतीय साक्ष्य संहिता में सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया आज़ाद भारत का। टेलीकॉम बिल जो है वो भी पास हो गया है। कहाँ से? तो लोकसभा से पास हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित जो बिल है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, उनको अपॉइंटमेंट करने संबंधी एक कमेटी का रिफॉर्म किया गया है और ये सब कुछ पास हो गया है लोकसभा से। और क्रिमिनल एक्ट जो है सीआरपीसी आईपीसी में परिवर्तन, ये तो आपका राज्यसभा से भी पास हो गया है। तो इतने सारे बड़े बड़े एक्ट आए थे इसमें, इसलिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और मैंने इसके बहुत सारे चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी की है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो एक्ट मैंने बताए हैं उसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको रेगुलर पढ़ाई करना हो, रेगुलर, अगले सप्ताह से तो मैं सिलेबस के पूरे सारे चैप्टर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग अगर आपको करना हो टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप ज़रूर जुड़िएगा आंसर राइटिंग के ग्रुप से। पेड ग्रुप चलता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी रहता है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, है ना। तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे रेगुलर आप पढ़ पाएंगे। सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है किस चीज़ में आता है? कि रूटीन नहीं बन पाता है। आज पढ़ा, कल पढ़ाई छूट जाता है। तो एक प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि रोज़ लिखना है मुझे, और लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है आपको। तो इसलिए ज़रूर जुड़िएगा। चलिए आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। पहले आर्टिकल किससे संबंधित है? तो भारत में वामपंथी उग्रवाद का पर्दाफाश। देखिए, वामपंथी उग्रवाद कुछ ऐसी समस्या होती है ना, जिसको हथियारों के बदौलत सुलझाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डीप ले जाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समझ आपकी बननी चाहिए। वामपंथी उग्रवाद का उदय कब से माना जाता है? तो मैं आपको समझाता हूँ। भारत में जब आज़ाद भारत हुआ, पहले गवर्नमेंट का गठन हुआ, तो पता है आपको विपक्ष में कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, एकमात्र पार्टी थी जिसको कांग्रेस के इतर भी कुछ सीटें मिली थी। ठीक है, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सबसे पहले भारत की आज़ादी का विरोध भी किया था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, शुरुआत में 1942 के समय इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। क्यों पता है आपको? क्योंकि इसमें पहली बार ये एक चीज़ खुलकर आ गया ना कि इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। रूस में रिमोट कंट्रोल था इनका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं किसी पार्टी के विपक्ष और प्रतिपक्ष में नहीं हूँ, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि रूस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर था, तो ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विरोध कर रहे थे। और रूस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, तो इन लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो इन्होंने आज़ादी का विरोध भी किया। कुछ लोग थे जिन्होंने आज़ादी का विरोध किया था, उनमें ये भी थे, कम्युनिस्ट भी शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत की पहली विपक्षी पार्टी थी। केरल में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। पूरे भारत में ही कहीं पर भी पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, तो केरल में हुआ था, कम्युनिस्टों के अगुवाई में। धीरे धीरे क्या हुआ, एक कम्युनिस्ट विचारधारा का एक हिंसक विचारधारा पनपने लग गया। हिंसक विचारधारा जिसमें अलग अलग मार्क्सिस्ट आ गए, मार्क्सिस्ट लेनिनवादी आ गए, अलग अलग बहुत सारे हैं उसमें विंग, बहुत सारे विंग हैं। अब ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बंगाल में क्या हुआ था, आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों की ऐसी उम्मीदें थी कि भारत सरकार सभी के लिए काम करेगी।
ठीक है, भारत सरकार सभी को डिलीवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि स्थिति वैसी हमारी थी ही नहीं सरकार की। तो 1960 के आसपास में नक्सलवादी जगह है, नक्सलवाड़ी बंगाल में एक जगह है, यहाँ से एक हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन बोलना अब तो सही नहीं होगा क्योंकि हिंसक कभी भी कोई आंदोलन होता ही नहीं। हिंसक रूप से हथियार बंद होकर, लामबंद होकर कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया। वहीं से नक्सलवाद समस्या का जन्म होता है। नक्सलवाद समस्या का जन्म वहीं से होता है। अब नक्सलवाद के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। दक्षिण भारत का नक्सलवाद अलग कारणों से हो सकता है। बिहार में नक्सलवाद अलग कारणों से हो सकता है। महाराष्ट्र में नक्सलवाद अलग कारणों से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अलग कारणों से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं एक दूं, बिहार में जातिगत समस्या के कारण से नक्सलवाद था कि अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट सही शब्द मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें ओबीसी समुदाय के लोग कम शामिल थे। बिहार में शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट, इनके बीच में जातीय संघर्ष था जिसको राजनीतिक दलों ने और बढ़ावा दिया बिहार में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसी के कारण से बिहार में नक्सलवाद जैसी समस्या का उदय आप देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? तो डोमिनेंट इलाका है कुछ, अगर आप बिहार का ही मैप बनाएंगे तो इस एरिया में आपको नक्सलवादी समस्या ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करते हैं जो गढ़ माना जाता है। अभी मैं पूरा मैप दिखाऊंगा आपको। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जमीन और जंगल के लिए, जमीन और जंगल, जब भारत आज़ाद हुआ तो इस एरिया में बहुत सारे धातुओं के खान वगैरह पाए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल हैं, खनिज संपदा है। उसको सरकार उसको खोदने के लिए, अपने लिए फैक्ट्रियों को सप्लाई करने के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता हुई हमें, तो हम गए यहाँ से लाने के लिए। अब जंगल और ज़मीन में हस्तक्षेप शुरू हुआ तो यहाँ से फिर नक्सलवादी समस्या शुरू हो गया। बहुत ही ब्रूटल तरीके से कई सारे गाँव को पहले विध्वंस किया गया था। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे गाँव के गाँव उजारे गए थे। उसके बाद हिंसक संघर्ष शुरू हो गया था। तो ये सारे के सारे अलग अलग समस्याएं हैं नक्सलवाद को लेकर। चीज़ें एक बैकग्राउंड तो बना होगा कि बिहार में क्यों समस्या है, दक्षिण भारत में क्यों समस्या है, पहले ये बैकग्राउंड बनना जरूरी होता है। चलिए आप देखते जाते हैं कि अभी क्यों चर्चा में है ये। छत्तीसगढ़ में हाल ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। अब देखिए होता क्या है, नक्सलवाद या माओवाद की जो समस्या है ना, ये दरअसल में क्या है, तो ये एक विचारधारा आधारित समस्या है। विचारधारा आधारित समस्या है जिसमें जो व्यक्ति होता है, हिंसक व्यक्ति होता है, उसकी एक विचारधारा होती है कि हम क्रांति लाएंगे, लाल सलाम करेंगे, दुनिया देश में अपना राज होगा, बुजुर्गों को ख़त्म करेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो विचारधारा आधारित अगर कोई आदमी है बंदूक लेके, तो उसको विचारधारा से ही हराया जा सकता है, बंदूक से आप हरा नहीं सकते हैं उसको। हमने 2 स्तर पर काम शुरू किया, मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा डिटेल में। सोचिए कि अगर आप पुलिस ऑफिसर होते तो आप किस स्तर पर काम करते नक्सली समस्या को ख़त्म करने के लिए। एक बार सोचिएगा किस प्रकार से आप बोलेंगे, आप जाकर बात करोगे, बात तो करेंगे ही नहीं, वो आपको गोली मार देंगे, कैसे बात करोगे आप बताइए। तो सरकार ने कुछ स्तरों पर काम शुरू किया, और इसी सरकार का नहीं, इस सरकार में थोड़ा सा तेज़ी से काम हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले की भी सरकारों ने बहुत कोशिश किया। इसलिए आपको नक्सलवादी को अटैक और उनकी जो पहले बार बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे, यहाँ अटैक कर दिया, गांव को गांव अटैक कर दिया, तो ये चीज़ अब कम से कम आपको न्यूज़ में नहीं दिखता है, कम दिखता है ना। देखिए हुआ कि अभी क्यों चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में हाल ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जहां मुख्य ध्यान जनजाति आदिवासी मतों पर केंद्रित रहा। मुख्य ध्यान कहां पर रहा? आदिवासी जनजातियों पर केंद्रित रहा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, इन पॉलिटिकल दलों ने खूब मेहनत किया जनजातीय इलाकों में। इनके मेहनत से क्या हुआ, जो नक्सलवादियों की विचारधारा थी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, विचारधारा की लड़ाई ये ज़्यादा है, उनके विचारधारा को हमने तोड़ दिया कि बैलेट जो है वो बंदूक पर हावी हुआ है। पहली बार जम के वोटिंग हुई उस इलाके में, बीजेपी ने ज़्यादा सीटें जीती है नक्सलवादियों के इलाके में। और छत्तीसगढ़ का सीएम भी किनको बनाया गया है, तो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करने वाले लोगों को बनाया गया है। ओके, विभिन्न राजनीतिक दलों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जनजातीय आबाद पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य के कुल मतों में 34% की हिस्सेदारी रखते हैं ये। इस क्षेत्र में सरकार के गठन के उनका समर्थन पाना निर्णायक सिद्ध होता है। पहले वोटिंग कम होती थी इन इलाकों में, जम के वोटिंग हुई, और इसका मतलब ये हुआ, वोटिंग का मतलब कि बंदूक छोड़कर बैलेट पर लोग भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र, विशेष रूप से बस्तर में वर्तमान में माओवादी विद्रोह की समस्या पाई जाती है, जहां जनजातीय आबादी इस आंदोलन के लिए प्राथमिक आधार के रूप में कार्य करती है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत इन माओवादी गढ़ों में चुनाव में लगातार हिंसा घटनाएं होती रही हैं।
जिनकी गंभीरता माओवादियों द्वारा चुनाव बहिष्कार के आह्वान से और बढ़ जाती है। इस वर्ष के चुनाव में भी यही प्रवृत्ति नजर आई, जो इन क्षेत्रों माओवादी विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न जारी चुनौतियों पर लक्षित करती है। इस बार भी उन्होंने बाइकआउट वगैरह का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी चुनाव में अच्छी खासी वोटिंग हुई है इन क्षेत्रों में। लेकिन न्यूटन मूवी देखा है आपने? न्यूटन मूवी जो राजकुमार राव वगैरह की है, जिसको भारत सरकार ने अवार्ड वगैरह भी दिया था, तो उस मूवी में बड़ा अच्छा तरीका से दिखाया गया कि नक्सलवादी इलाकों में किस प्रकार से चुनाव होते हैं, है ना। कई सारे फर्जी चुनाव भी होते हैं उन इलाकों में। तो ये भी एक कंसर्न है, भारत सरकार का ही कंसर्न है भाई। वामपंथी उग्रवाद होता क्या है? देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे वामपंथी उग्रवाद या कट्टरपंथी वामपंथी उग्रवाद आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। देखिए, विचारधारा से ग्रसित जब कोई आदमी होता है या विचारधारा से लैस जब कोई आदमी होता है, तो उसको आप बंदूक से नहीं हरा सकते हैं, उसको आप विचारधारा से ही हराना पड़ेगा, है ना। और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की वकालत करते हैं कि हम क्रांति लाएंगे, क्रांति खेलते हैं, एक दिन क्रांति आएगा। वही स्वप्न लोकीय दुनिया में जीते हैं ये लोग। ऐसा कोई क्रांति नहीं आने वाला। इतनी बड़ी सरकार को आप कैसे छोटे से बंदूक से आप पलट दोगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, निजी संपत्तियों को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था, नहीं आया होगा मुझे पता है, कि नक्सलवादियों को या वामपंथी उग्रवादियों को आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता है? आप मुझे बताइए, आपने नहीं सोचा ही नहीं होगा कि आतंकवादी इनको क्यों नहीं कहा जाता है? ये भी तो हिंसा करते हैं, इनको वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवादी, ये सब क्यों कहा जाता है? लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, ये सब क्यों कहा जाता है? इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहते हैं? अंतर है दोनों में। नक्सलवादी या वामपंथी उग्रवाद जो होते हैं, ये सरकार को निशाना बनाते हैं, केवल और केवल सरकारी संस्थाओं को, पुलिस को, CRPF के जवानों को, नेताओं को, इनको निशाना बनाते हैं। सरकारी संस्थान को जला देंगे, है ना। हो सकता है कि ये जो बंदूक लेके जा रहा है क्रांति खेलने, ये अगले दिन आपके घर पे दूध पहुंचाने आ जाए, रिक्शा चलाए, बाजार में दुकान खोले, लेकिन शाम को फिर बंदूक उठाकर क्रांति खेलने चला जाएगा। ये क्या होते हैं? तो ये सामान्य तौर पर सरकार को नुकसान पहुंचाते, सरकार को निशाना बनाते। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं होता। ये सरकार और आम पब्लिक, आपने सुना होगा कि मुंबई ताज अटैक किया तो आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाया। सरकार की एजेंसियों के साथ साथ आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते आतंकवादी। ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके। हालांकि बहुत सारे वामपंथियों ने स्कूल वगैरह उड़ाए हैं, सरकारी स्कूल उड़ा देते हैं अपने इलाकों के। बताइए, स्कूल उड़ाकर क्या मिलता है इनको? भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 के पश्चिम बंगाल के नक्सलवारी के साथ हुआ था। अभी मैंने बताया आपको। और अब क्यों हुआ था नक्सलवारी से? क्योंकि बंगाल में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के पर आधारित विचारधारा जो थी, उसी की सरकार थी बंगाल में 40 वर्षों तक। बहुत सारे आपने मुख्यमंत्री वगैरह के नाम सुने होंगे कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री का। और कहाँ पर था? तो त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी अभी जीती है, तो वहाँ पर उससे पहले कम्युनिस्टों का शासन था बहुत लंबे समय तक। बंगाल में भी था, केरल में बहुत लंबे समय से है, और केरल में अच्छी खासी पकड़ भी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। बाकी नॉर्थ इंडिया में आपको कम्युनिस्ट पार्टी गिरावट में दिखेगी, उसको ज़्यादा सीटें नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर सीटें ज़रूर मिलती हैं, जैसे बिहार का बेगूसराय, ये कभी एक ज़माने में कम्युनिस्टों का हब माना जाता था। वहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा, देखिए एक्सट्रीमिज्म अलग है, बंदूक वाला कम्युनिस्ट अलग होता है, और विचारधारा वाला पॉलिटिकल विंग अलग होता है। ओके। भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत, ये बता दिया मैंने। भारत में LWE लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म की उपस्थिति गृह मंत्रालय के साथ देश के 10 राज्य और 90 जिलों में LWE से प्रभावित हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में उनका स्तर भिन्न भिन्न है। ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? अब जरा ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। ऐसे मैं मैप बनाऊंगा। इसको भारत का रेड कॉरिडोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है भारत का। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे इलाके LWE से प्रताड़ित माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में इनका दबदबा अच्छा खासा है ना। अब देखिए क्या है ये।
10 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। ये सारे रेड कॉरिडोर में दिखेंगे अभी जो मैंने दिखाया आपको। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ये सारे के सारे आपको रेड कॉरिडोर में दिखेंगे। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, ये रहा मैप अपना। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार सर्वाधिक प्रभावित है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सभी जगहों पर रीजन अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में जंगल और ज़मीन का रीजन हो सकता है। बिहार में जातिगत रीजन बहुत ज़्यादा है। जाति के कारण कुछ जातियों को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण से उन्होंने हथियार उठाए और आंदोलन वगैरह किया। आपने सुना होगा लालू जी की जो सरकार थी तो रणवीर सेना बनती थी, तो उसके विरोध में नक्सलवादी गांव जलाते थे, तो फिर रणवीर सेना वगैरह जाके शेड्यूल कास्ट के गांव जला देते थे। ये सब संघर्ष जो सुनते हैं तो ये उसी से जुड़ा हुआ है ना। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार सर्वाधिक प्रभावित है। जहां वामपंथी समूहों की प्रबल उपस्थिति है, वे सुरक्षा बल और नागरिकों को लगातार हमले करते रहते हैं। अब देखिए जरा ये इलाका, ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये आपका दिखेगा कि हाईली इफेक्टेड, मॉडरेट इफेक्टेड और मार्जिनल इफेक्टेड। केरल में आपको मैक्सिमम जगह मार्जिनल इफेक्टेड दिखेगा। हालांकि वहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को, जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं की आए दिन हत्या होती रहती है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं इसलिए वहाँ पर भी माना जाता है इसका गढ़। उसके अलावा छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बिहार और झारखंड के इलाके में भी आपको प्रभावित एरिया दिख सकते हैं। तो इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ये पूरा पूरा क्या है, ये भारत का रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ये नक्सलवादी की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है ये इलाका। ओके, वामपंथी उग्रवाद के पीछे कौन से प्रमुख कारण है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निबंध में पूछा लिया जाता है नक्सलवादी समस्या क्या समाधान हो सकता है ना। ये सीधा सीधा निबंध पूछ लेगा। असमान विकास के कारण से ये उत्पन्न होता है। शासन की कमी के कारण से कहीं ना कहीं ये उत्पन्न होता है। उसके अलावा और कौन से पॉइंट हो सकते हैं, वैचारिक अपील, एलडब्ल्यूई समूह उत्पीड़ित और शोषित वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हें न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हें पुलिस नहीं सुनेगी, तुम्हारी कमज़ोर वर्ग की ना तो पुलिस सुनती है ना न्यायालय सुनती है, हम तुम्हारी सुनेंगे, हम न्याय दिलवाएंगे, है ना। तो फिर क्रांति खेलते हैं ये लोग और एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करते हैं जो संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार करती है। यही इनकी सबसे प्रमुख विचारधारा है जो आपको समझना चाहिए। ये सब कीवर्ड होते हैं कुछ जिसको आपको आंसर में लिखना ही पड़ेगा। संसदीय लोकतंत्र जो है ना, जो अपने देश में है, उसको ये लोग खंडित करते हैं कि ये संसदीय लोकतंत्र अमीर लोग और बड़े बड़े राजनेता इन सब का क्या है, तो एक गुट है जो देश के लोगों पर शासन करते हैं झूठ फूट तरीकों से अपनाकर। अब सच है झूठ है आप जानते हैं सब कुछ। तथा सशस्त्र क्रांति की वकालत करती है। ये चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की शिक्षाओं और 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेतृत्व में उभरे नक्सलवादी विद्रोह से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। माओ त्से तुंग सारी विदेशी विचारधारा को लेकर ये लोग अभी तक बैठे हुए हैं। वामपंथी उग्रवाद से जुड़े कुछ समूहों के भारत और भारत के बाहर अन्य चरमपंथी व अलगाववादी आंदोलन से भी संबंध हैं। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विस्थापन, वैश्वीकरण का प्रभाव जिनमें सांस्कृतिक परिवर्तन एवं विस्थापन शामिल है, विस्थापन और अलगाववाद की भावना में योगदान करते हैं। वामपंथी उग्रवादी आंदोलन उन व्यक्तियों को अस्मिता एवं उद्देश्य की एक भावना प्रदान कर सकते हैं जो इन वैश्विक शक्तियों द्वारा हाशिए की ओर धकेले जाना महसूस करते हैं। जो ऐसे समुदाय जिनको लगता है कि वैश्वीकरण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैक्ट्रियां, बहुत सारे जातिगत चीज़ों के कारण हम हाशिए पर चले गए, हम पिछड़ गए हैं, उनकी भावनाओं सेंटिमेंट का यूज करके उनके हाथ में बंदूक थमा देते हैं ये। ठीक है, सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, सुरक्षा उपाय। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बोला था कि सोचिए जरा कि आप क्या करेंगे। भारत सरकार पहले क्या करती थी, पहले केवल अटैक करती थी, मारती थी और उससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। एक को मारते थे तो रक्त बीज के जैसे 10 और पैदा हो जाते थे। तो इसलिए भारत सरकार ने बोला कि इनसे ऐसे तरीके से हम निपट नहीं सकते हैं। पुलिस ऑफिसर याद है जिन्होंने वीरप्पन का एनकाउंटर किया था और भी कुछ सबसे बढ़िया पुलिस ऑफिसर को चुन चुनकर इस क्षेत्र में लगाया गया। एक रणनीति बनाई इन्होंने। क्या रणनीति बनाई कि हम 2 स्तर पर काम करेंगे। पहला काम करेंगे हम कि सामाजिक रूप से उस क्षेत्र में जो लोग वंचित हैं, जो उनके समर्थक हैं, पृष्ठभूमि जिनसे उनको ताकत मिलती है, गरीब तबके, उनको हम मदद पहुंचाना शुरू करेंगे एनजीओ के थ्रू। और सरकार डायरेक्ट, जिसमें सरकार की अलग अलग योजनाएं, हेल्थ योजना, पैसों से योजना, उसके अलावा और क्या, उसके अलावा सामाजिक योजनाएं होती हैं, बीमा हो गया, घर हो गया, स्कूल हो गया, ये बेसिक बुनियादी ढांचा। उसके अलावा सड़क, एक सड़क बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान शहीद हो गए क्योंकि वो सड़क माओवादियों के सबसे बड़ा टेंशन था कि ये सड़क अगर गांव तक पहुंच गई तो सरकार गांव तक पहुंच जाएगी।
है ना। एक पुल है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, एक नदी पर पुल बनाने के लिए कितने सारे लोगों को जान देनी पड़ी, क्योंकि वो पुल के द्वारा कनेक्ट नहीं होने देना चाहते थे अपने क्षेत्र को। तो सड़क, पुल, पैसा, हेल्थ, स्कूल, इन सब माध्यमों के द्वारा हमने क्या किया, भोजन के माध्यम से जो गरीब तबके थे, जिनको लग रहा था सरकार उनके लिए नहीं है, उनके मन में ये विश्वास जगाई कि आपके लिए सरकार है। पहला हमने क्या किया, पहला ये प्रयास किया। अब दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने किया कि भाई बंदूक वालों का सामना तो बंदूक वाले ही करेंगे। तो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एक कोबरा बटालियन होता है, ये छापामार युद्ध में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। इनको हमने लगाया काउंटर करने के लिए, ठीक है। काउंटर करने के साथ साथ हमने ये भी बोला कि अगर कोई आदमी हथियार छोड़कर वापस आना चाहता है तो हम उनको पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना भी चलाया हमने, कि हम आपको घर देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको बंच में पैसा देंगे, आप नक्सलवादी विचारधारा को छोड़कर सामान्य विचारधारा में शामिल हो जाइए, सामान्य लोगों की तरह जीवन जिए, ना आपको जेल होगा ना कुछ नहीं होगा, आप बस बंदूक सरेंडर कीजिए, हम आपको पैसा देकर आपका घर बसा देंगे। तो ये तरीके से योजना करके हमने क्या किया, उनका पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर दिया। इससे क्या हुआ, अब उनका सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया है ना। तो ये तकनीक थी हमारी समाधान योजना, अभी मैं बताऊंगा आपको। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, सरकार ने उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने, पुलिस उपस्थिति सुदृढ़ करने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे जवानों को लगाया है। वहाँ पर आईटीबीपी पता ही है आपको, ये जहाँ पर लग जाते हैं वहाँ पर फिर सब कुछ बदल जाता है। राज्य पुलिस की सबल करना, केंद्र सरकार राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया जानकारी संग्रह में सुधार, उग्रवादी विरोधी रणनीति, ये सब वही रणनीति है जो मैंने बोला कि काउंटर करने के लिए रणनीति चलाई। दूसरा क्या क्या हमने, विशेष इकाइयों की स्थापना, नक्सली नेताओं कैंपों के विरुद्ध लक्षित अभियान चलाया हमने, कोबरा कमांडो और ग्रे हाउंड जैसी विशेष इकाइयाँ। अब ये क्या है, तो ये हमने वहाँ के लोकल फाइटर्स, जो वहाँ के जनजातीय लोग थे, जो नक्सलियों के विरुद्ध लड़ना चाहते थे या जो पहले नक्सली थे अब शामिल होना चाहते भारत सरकार की तरफ से, उनको जोड़कर लोकल फाइटर्स का एक ग्रुप बना दिया हमने, जो आपके खिलाफ आप ही के लोगों को लड़वाएंगे हम, है ना। जो उस इलाके को अच्छे से जान रहे होते हैं, जो जंगल को जान रहे होते हैं, जो गुरिल्ला वॉर को जान रहे होते हैं। गुरिल्ला वॉर छापरमार युद्ध होता है जिसमें मारो छिप जाओ, इस प्रकार का होता है, सरप्राइज अटैक करो छिप जाओ। तो वहीं के लोकल लोग हमने ट्रेंड करके इस पर शामिल करना शुरू कर दिया था। विकास की पहल चलाई, जिसमें सड़क से लेकर बुनियादी ढांचाओं को हमने सब तक पहुँचाया, मनरेगा जैसी योजनाओं को हमने पहुँचाया। अधिकार और हकदारी सुनिश्चित किया हमने उस एरिया में, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि उनको लगा कि भूमि पर अधिकार हमारा हो सकता है, वन पर अधिकार हो सकता है। शिकायत निवारण तंत्र बनाया, प्रशासन को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की। अन्य उपाय हमने क्या किया, सिविल एक्शन प्रोग्राम चलाया, जिससे क्या, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न सिविल एक्शन कार्यक्रम संचालन के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वित्तीय अनुदान आवंटित किया जाता है, जिसके द्वारा क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया गया। आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति, यही है वो चीज़ है जिसमें 2.5 लाख रुपए भी हमने दिए। निचली रैंक कैडर के लिए 1.5 लाख रुपए, मतलब कि कोई छोटा नक्सली अगर करना चाहता है भाई आत्मसमर्पण, तो हमने उसको 1.5 लाख रुपए दिए। कोई बड़ा नक्सलियों, कोई ऑफिसर ग्रेड का कोई है वो अगर करना चाहता है उसको 2.5 लाख रुपए दिए, और उनको पसंद के व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण भी दिया, और 4,000 रुपये प्रति माह की वृत्ति भी प्रदान की कि लीजिए अब आपका घर भी बस गया है, अब आप इन चीज़ों को छोड़कर कहाँ पर शामिल हो जाइए, मुख्य धारा में। सब बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं, बहुत सारे। ये कार्यक्रम तो हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी चलाया था। ओके। समाधान सिद्धांत 2017-18 के आसपास गृह मंत्री जब वो थे अपने राजनाथ सिंह जी, तब शुरू किया गया था। स्मार्ट, SAMADHAN, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPSS, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्सेल प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। नक्सलियों की फाइनेंसिंग को काट दो, इंटेलिजेंस गैदर करो, वह उस एरिया में अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो मारो और पुनर्वास करो, जो भी हो करो, बस ख़त्म करो। तो इसीलिए कम हुआ है ये सब समस्याएं। स्मार्ट पुलिस की रणनीति हमने अपनाई, जिससे बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करके हमने क्या किया, काउंटर करना शुरू कर दिया। इन उपायों पर अब तक क्या प्रभाव पड़ा है, अब प्रभाव एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछले 8 वर्षों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा साथ साथ वामपंथी उग्रवाद की भौगोलिक प्रसार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2013 की तुलना में 2022 में उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है। 2022-23 में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा अंजाम दी गई हिंसा की घटनाओं की संख्या 413 दर्ज की गई थी, और जबकि 2013 की तुलना 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 75% की कमी आई है, और 98 पर आ गई है 397 से घटकर। तो ये है वो रिपोर्ट कार्ड जो आपको पता चलता है कि बहुत अच्छा काम किया। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एजेंसियाँ, NGO, ये सब ने मिलकर काम किया, तब जाके ये समस्या आपको इतना ज़्यादा, बिहार में तो लगभग में नगण्य हो गया है, ख़त्म हो गया लगभग में।
वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में सुरक्षा बलों के लिए मृत्यु हताहतों की संख्या में 33% और 68% की कमी आई है। ये भी एक उल्लेखनीय चीज़ है, जिसके कारण आप पहले सुनते थे कि आईडी लगा दिया, एक साथ 40 जवान शहीद हो जाते थे। तो ये घटनाएं कम हुई हैं इन सभी चीज़ों के कारण। ओके, सरकार को आगे क्या करना चाहिए? तो पंचायतों बंद, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, जो पेशा एक्ट है इनको उन इलाकों में अच्छे से लागू करना चाहिए। वहाँ के लोकल बॉडीज़ को आप क्या करें तो सशक्त कर दें। लोकल लेवल पर जब आप समाधान ढूंढते हो तब आप इस तरह की समस्या का कभी आपको सामना नहीं करना पड़ता है। इस चीज़ का ज़रा ध्यान में रखिएगा। डिटेल मैंने पढ़ा है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका टेलीकॉम वाला बिल आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है वो। कल मैंने 2 बिल कर दिए थे, 3 एक्ट कर दिए थे कल। अब टेलीकॉम एक्ट कर लेंगे आज हम लोग, और सीसी में करवा चुका हूँ। टेलीकॉम एक्ट का मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया था, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हुए हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो अगस्त वाले महीने का था, है ना। अब कुछ परिवर्तन के साथ हुआ है जिसको आपको रेखांकित करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव किया गया है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा मैं। उसमें एक एक्ट और जोड़ा गया क्लॉज कि डॉक्टर्स नेग्लिजेंस का केस लग सकता है, कि आपने ध्यान नहीं दिया किसी मरीज पर और उसकी मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर्स पर भी अब मुकदमा हो जाएगा, उनको 2 साल 3 साल की कैद हो सकती है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं कहाँ पर? तो आईपीसी सीआरपीसी में। इसको ध्यान में रखिएगा। ज्यों-ज्यों ये एक्ट पारित हो जाएगा तो इसके और भी प्रावधान बाहर आते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे। अब टेलीकॉम बिल क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना आपके लिए, क्योंकि पेपर में साइंस एंड टेक में भी पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में पारित किए गए टेलीकॉम रेगुलेशन जो एक्ट है किस प्रकार से प्रभाव डालेगा भारत की इकोनॉमी पर और भारत पर। तो इस तरह की चीज़ आपके पता होनी चाहिए, और पीटी के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ओके, दूरसंचार विधेयक 2023। हाल ही में सरकार ने लोकसभा दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश किया। यह भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993, टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 को निरस्त करने का प्रयास करता है, और भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। ट्राई का गठन कब किया गया था? 1997 ईस्वी में ट्राई का गठन किया गया था। जब भारत में टेलीकॉम सेक्टर उभरने लग गया तभी ट्राई का गठन किया गया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले आप इसमें क्या ध्यान में रखेंगे पीटी के लिए? तो सबसे पहले आप यही ध्यान में रखेंगे सारे के सारे, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 कांग्रेस का जिसमें स्थापना हुआ था, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 और ट्राई को जो अधिनियम है 1997, इन तीनों को क्या किया गया है तो संशोधित किया गया है। दूरसंचार विधेयक के प्रमुख प्रावधान, अब यहीं से आपके पीटी और मेंस दोनों का बनता है। मेंस में तो आप आंसर राइटिंग करेंगे इसका, लेकिन पीटी में आपके इसका पॉइंट ही ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे। दूरसंचार संबंधित गतिविधियों के लिए प्राधिकरण, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना, संचालित करना, बनाए रखना या विस्तार करना या रेडियो उपकरण रखने के केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार से अनुमति के बाद ही आप ये सब काम कर सकते हो। पहला क्लॉज, मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिए 5 वर्ष हेतु वैध बने रहेंगे, जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं है वहां पर। स्पेक्ट्रम का आवंटन, आपने सुना होगा 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाता है, 3G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाता है, 5G का, अब तो 6G का आवंटन शुरू होगा। निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर स्पेक्ट्रम की नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, परिवहन, DTH, सैटेलाइट टेलीफोन जैसी उपग्रह सेवाएं, BSNL, MTNL व सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं जैसे उद्देश्य शामिल हैं। स्पेक्ट्रम का आवंटन भी सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी भी आवृत्ति का रेंज का पुनः प्रयोजन या पुनः निर्धारण कर सकती है। केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने, पट्टे पर देने, सरेंडर करने की भी अनुमति दे सकती है। अब यहीं पर रुक जाइए थोड़ा सा। केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम को साझा करने, अगर सरकार को ज़रूरत पड़ी किसी इमरजेंसी कंडीशन में तो स्पेक्ट्रम आपसे एक दिन के लिए ले लेगी वो, कि पूरा स्पेक्ट्रम हमारे दे दो, हमें दे दो और हम इसका उपयोग करेंगे एक दिन के लिए, पूरा टेलीकॉम ही। तो ये भी सरकार को इमरजेंसी कंडीशन में कुछ ऐसा आपात स्थिति हो जाए जब भारत सरकार को उसका उपयोग करना है, तब वो टेलीकॉम कंपनियों से ये अधिकार भी छीन सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन, विधेयक वन वेब भारती द्वारा समर्थित, जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रदान करना, स्पेस एक्स के स्टारलिंक जैसे अमेरिका आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश करता है। आने वाले दिनों में आपको सैटेलाइट से इंटरनेट की सेवा हर जगह दिखेगी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट आपको पता है, जिसके तहत जो स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी है, ये पूरे दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करेगी।
सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा पूरे पृथ्वी पर कहीं भी। और इससे क्या होगा, जो टावर का रेंज ख़त्म हो गया तो इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, ऐसी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन स्टारलिंक जैसी जो परियोजनाएं हैं ये स्पेस में कचरा फैलाने में प्रमुख परियोजनाओं के रूप में शामिल हो गई हैं। बहुत सारे उपग्रह भेजे जाएंगे, बहुत सारे काउंटलेस उपग्रह भेजे जाएंगे, तब जाके पृथ्वी पर इंटरनेट संभव हो पाएगा स्पेस से। अभी जो आप अमेरिका से या इंग्लैंड से या बाहर के देशों से कनेक्ट होते हो तो ये समुद्र में केबल बिछाया हुआ है, उस केबल के थ्रू कनेक्ट होते हो आप, कोई सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट नहीं होता है इंटरनेट। फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए गए हैं, उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं हम। ओके, तो इसमें स्पेस एक्स जैसे जो कंपनियां हैं और स्पेस के थ्रू जो इंटरनेट जैसी चीज़ें हैं उसके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी तक ये भारत में किसी कंपनी ने कोशिश नहीं किया है, लेकिन स्पेस एक्स इसको बना रही है। वर्तमान में वनवेब और जियो की सक्रिय प्राधिकरण प्रदान किए गए हैं, जिससे सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भारत में जियो कंपनी ये कोशिश कर रही है कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा को लाया जाए। अवरोधन व खोज की शक्तियां, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेश या संदेश के एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोका, मॉनिटर किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई संदेश का आदान प्रदान हो रहा है, सरकार को शक होगा तो रोका भी जा सकता है और मॉनिटर भी किया जा। मॉनिटर का मतलब आप जो मैसेज कर रहे हो ना, हाय हेलो वाला, वो भी सरकार देख लेगी बैठकर कभी अगर उसको शक होगा तो। ऐसी कार्रवाइयाँ सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक आपातकाल के हित में आवश्यक या समीचीन होनी चाहिए, निर्देश आधारों के हित में होनी चाहिए, जिसमें राज्य की सुरक्षा, अपराधों को भड़काने की रोकथाम या सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है। यही तो 3 क्लॉज होते हैं, अपराधों को भड़काने की रोकथाम, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर आपका मैसेज वगैरह सरकार पढ़ सकती है। इसी आधार पर दूरसंचार सेवाओं को निलंबित भी किया जा सकता है, दूरसंचार सेवा को निलंबित भी कर सकती है इस आधार पर। यही 3 आधार हैं। सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में किसी भी दूरसंचार बुनियादी ढांचे, नेटवर्क या सेवाओं पर अस्थायी कब्जा कर सकती है। यही मैंने आपको बताया कि सरकार इमरजेंसी, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा बुनियादी ढांचा, नेटवर्क, इन सब पर कब्जा भी कर सकती है और अपने लिए उपयोग कर सकती है, बंद कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बहुत ज़्यादा शक्तियाँ देती है ये एक्ट सरकार को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिसका आप संवैधानिक रूप से भी परीक्षण कर सकते हैं कि कहीं न कहीं ये क्या करेगा, लोगों को ऊपर सरकार की निगरानी को बढ़ाएगा, मूल अधिकारों का हनन होना शुरू होगा। ओके, जहाँ पर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो वहाँ पर इस तरह के पॉइंट चिपका दीजिएगा। सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, सरकार ने किसी अधिकारी को ये पावर दे दिया, दूरसंचार नेटवर्क उपकरण रखने के लिए परिसरों या वाहनों की तलाशी ले सकता है। अब सरकार के जो अधिकारी हैं वो तलाशी वगैरह भी ले सकते हैं। मानक निर्दिष्ट करने की शक्तियां, केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण, बुनियादी ढांचे, नेटवर्क सेवाओं के लिए मानक और मूल्यांकन निर्धारण कर सकती है। एक स्टैंडर्ड बना सकती है। SOP वगैरह कौन बना सकती है? तो भारत सरकार बना सकती है। मार्ग का अधिकार, सुविधा प्रदाता दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर रास्ते मार्ग का अधिकार मांग सकते हैं। अब किसी दूरसंचार कंपनी को क्या करना है, तो टेलीफोन का लाइन बिछाना है, इंटरनेट का लाइन बिछाना है या नेटवर्क बिछाना है, तो क्या कर सकता है, तो मार्ग का अधिकार मांग सकता है भारत सरकार से कि ये हमें दे दो, हम इस पर खोद कभी बिछाएंगे। जहाँ तक संभव हो रास्ते का अधिकार गैर भेदभावपूर्ण और गैर विशिष्ट आधार प्रदान किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो वहाँ पर गैर भेदभावपूर्ण होगा, अगर संभव नहीं होगा तो भेदभाव भी हो सकता है। उपयोगकर्ता की सुरक्षा, केंद्र सरकार उपयोगकर्ता की सुरक्षा हेतु उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें शामिल है विज्ञापन संदेश या निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टरों का निर्माण, उपयोगकर्ताओं को मालवेयर या निर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए एक तंत्र स्थापित भी कर सकती है। उपयोगकर्ता आप और हम जो हैं, हमारी सुरक्षा का भी सरकार ने ध्यान रखा है। स्पैम कॉल और संदेशों से निपटने तो दूरसंचार ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत हुआ है तो दूरसंचार प्रदाता कंपनी है, एयरटेल है, जियो है, उनको ऑनलाइन एक निवारण तंत्र स्थापित करने का, जहां पर जाके आप शिकायत कर सकते हो डायरेक्ट ऑनलाइन। अभी तो आपको कंप्यूटर बात करता है, 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, उसमें कुछ भी दबाते रह जाओ, कुछ नहीं होता है ना, कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए ऑनलाइन निवारण तंत्र भी इनको स्थापित करना पड़ेगा। ट्राई में नियुक्तियाँ, विधेयक ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है, जिसमें व्यक्तियों को अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में काम करने के लिए कम से कम 30 वर्षों का पेशेवर अनुभव और सदस्यों के रूप में काम करने के लिए कम से 25 वर्षों के पेशेवर अनुभव की अनुमति मिलती है। इतने दिनों का अनुभव होगा
तभी जाके आप क्या करोगे, इसमें काम कर सकते हो। डिजिटल भारत निधि, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट था इसका, डिजिटल भारत निधि है ना। इसमें क्या किया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना वर्ष 1885 अधिनियम के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इस फंड का मतलब ये है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पैसे कमाती है उसमें से कुछ रुपया इस फंड में डालेंगी और उस फंड का उपयोग करके हम क्या करेंगे, पहले तो उसका नाम बदल दिया, डिजिटल भारत निधि कर दिया हमने। दूसरा हम क्या करेंगे उसका कि जो वंचित क्षेत्र हैं उसमें हम इस पैसे का उपयोग करेंगे अनुसंधान, रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह के लिए, और वहाँ पर दे देंगे। OTT ऐप्स का विनिमय, इस व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी संचार सेवा प्रदाताओं को बड़ी राहत देते हुए दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से ओवर द टॉप सेवाओं ऐप्स को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय संभावित डिजिटल अधिनियम के तहत OTT ऐप्स के विनिमय को संभालेगा जो दूरसंचार विधेयक में शामिल नहीं है। अपराध व दंड भी निश्चित किया गया है। विधेयक विभिन्न अपराधियों और नागरिक अपराधों को निर्दिष्ट करता है। प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, 3 वर्ष तक का कारावास, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों चीज़ आपको मिल सकता है अगर आपने अपराध व दंड वगैरह किया, लोगों के डेटा के साथ हेरफेर की या नेटवर्क में हेरफेर की, तो आपको क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें झेलना पड़ सकता है। और प्राधिकरण के नियम वगैरह अगर आपने उल्लंघन किया तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। अनाधिकृत उपकरण रखने, अनाधिकृत नेटवर्क सेवा का उपयोग करने, गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई उपकरण आपने रखा है ऐसा, या फिर आपने अनाधिकृत तरीके से किसी नेटवर्क का उपयोग किया है, पब्लिक नेटवर्क हो या प्राइवेट नेटवर्क हो, तो फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। न्याय निर्णय प्रक्रिया, केंद्र सरकार विधेयक के तहत नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त करेगी। अधिकारी संयुक्त सचिव और उसके ऊपर पद का होना चाहिए। न्याय निर्णय अधिकारी के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर नामित अपील वगैरह भी कर सकते हैं आप। ये सब कुछ इसके प्रावधान है। अब थोड़ा सा भारत में स्थिति देख लेते हैं, टेलीकॉम सेक्टर का क्या है। 2023 तक 1.179 बिलियन वायरलेस प्लस वायरलाइन उपयोगकर्ता हो जाएंगे हमारे पास। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग होगा ये। FDI अंतर्वाह के मान में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कुल FDI में 6% का योगदान देता है। सबसे ज़्यादा देश में FDI आता है उसमें से चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। भारत के कुल टेली घनत्व 84.69% है। पिछले साल BPSC मेंस में 68 में आपके टेली घनत्व के बारे में सवाल पूछा गया था। टेली घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या को दर्शाता है। 100 में से 84.69, लगभग 85 लोगों के पास टेलीफोन और इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है ना। 15 लोगों के पास क्यों नहीं है? 15 लोग आध्यात्मिक विचारधारा के होंगे। प्रति वायरलेस डेटा उपयोगकर्ता की मासिक डेटा खपत भी 2014 में 61.66 MB से बढ़कर 2023 में 17.36 GB हो गया है। प्रति मासिक डेटा खपत मार्च 2014 में कितना था? उस समय तो छोटा सा फ़ोन होता था, उस पर फेसबुक यूज़ करते थे। आज फेसबुक ही उस समय चलता था, अब तो फेसबुक कोई चलाता ही नहीं है। 2023 में कितना हो गया है? 17.36 GB हो गया है। भारत के लोग डेटा उपयोग नहीं कर, डेटा खा रहे बैठकर। संबंधित सरकारी पहले कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस भारत परियोजना, ये प्रधानमंत्री PM वाणी योजना है। इसके तहत क्या है, पूरे देश भर में वाईफाई का हॉटस्पॉट स्थापित किया जाएगा। भारत नेट, प्रत्येक देश के पंचायत को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ा जाएगा और मान लिया जाएगा कि वो पूरा गांव इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया। दूरसंचार नेटवर्क उत्पादों के निर्माण के लिए PLI स्कीम, BPSC वाले कभी नहीं भूल सकते, उनसे PT में पूछा गया था ये। भारत 6G अलायंस, ये सब क्या है? तो भारत में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कुछ योजनाएं हैं। अगले टॉपिक पर अगला न्यूज़ इकोलॉजी से संबंधित है और डिजास्टर से भी संबंधित है और बहुत चीज़ों से संबंधित है। आपको पता है कि तमिलनाडु में क्या हुआ था? तो कुछ दिन पहले तमिलनाडु में बहुत ही भीषण चक्रवात आया था, मोचुंग या मिचांग करके ऐसे ही कुछ नाम था उसका। उसके बाद वहाँ पर ऑयल स्प्लिट हो गया। कहाँ पर हो गया? तो ये एक जगह है जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में मैप दिखाकर ही बताऊंगा। और इस जगह पर हो गया, देखिए ये लिखा हुआ है एन्नौर क्रीक। एन्नौर क्रीक, तो अब सबसे पहले आप क्या ध्यान में रखेंगे कि एन्नौर क्रीक कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, मैं दिखाऊँगा अभी। चेन्नई शहर का उत्तर का इलाका, ग्रेटर चेन्नई इलाका, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल टाउन है मनाली लेह वाला मनाली चेन्नई में। इस इंडस्ट्रियल टाउन से उस चक्रवात के कारण बहुत सारा ऑयल स्प्लिट करके कहाँ पर चला गया? तो इस क्रीक एरिया में चला गया। अब इस क्रीक एरिया पर बहुत सारे पक्षी वगैरह में निर्भर करते हैं, तो उनके लिए भोजन और तरह की चीज़ों का समस्या हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने बोला कि हम यहाँ से ऑयल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकाल भी दिया काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी बर्ड्स जो हैं
तो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। वो भोजन साफ़ सुथरा जब तक नहीं होगा तब तक उन्हें नहीं ग्रहण करती हैं। तब उनके लिए भारत सरकार कुछ कोशिश करी कि उनको भोजन वगैरह दिया जाए। बाकी हम लोग इस क्रीक को देख लेते हैं और ये ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एन्नौर क्रीक के बारे में। ओके, एन्नौर क्रीक क्षेत्र, तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को कहा कि चक्रवात मिचोंग के प्रभाव के कारण आपातकालीन तेल रिसाव कारण एन्नौर क्रीक में आवश्यकता पुनर्प्राप्ति कार्य समाप्त हो गया है। मतलब कि वहाँ पर उन्होंने कार्य वगैरह कर लिए हैं। और एन्नौर क्रीक कहाँ पर है? तो चेन्नई के उत्तर में। अब देखिए मैप पर मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया एन्नौर। ये रहा चेन्नई शहर, इसके उत्तर का इंडस्ट्रियल टाउन इलाका है। यहीं से तेल रिसाव होकर ये एन्नौर क्रीक है। ये पूरा पूरा समुद्र के बाद देखिए क्रीक कहते किसको हैं? समुद्र का जल जब पतले से इलाके से होकर कहीं पर ज़मीन के अंदर जब प्रवेश करता है ना, तो ये पूरा पूरा क्रीक कहलाता है। ये पूरा देखिए इलाका क्रीक है, एन्नौर क्रीक। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में, चेन्नई के उत्तर में है ये। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। पीटी फैक्ट था छोटा सा आपके लिए। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ भी इकोलॉजी और इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित है। आज मिसिंग फॉर 42 ईयर्स, 42 साल के लिए मिसिंग रहा, किसी को दिखा नहीं। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल। अब ये क्या होता है? उड़ने वाली गिलहरी। रीसर्फेस इन अरुणाचल प्रदेश। अब नाम दफा सबसे पहले कहाँ पर है? अरुणाचल में है। अरुणाचल का मतलब क्या होता है? किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पता ही होगा आपको, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट की राजधानी भी नहीं पता होता है आप, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। तो देखिए नाम दफ़ा के बारे में यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। नॉर्थ ईस्ट के छिपे हुए से राष्ट्रीय उद्यान, नाम दफ़ा हो गया पखई। इसके बारे में 2018 में यूपीएससी ने पूछा कि पखई बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये उड़ने वाली गिलहरी को देख रहे हैं, चूहे जैसा मुंह है इसका, ये रीसर्फेस हो गई है। अब हम लोग नाम दफ़ा के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। और 42 साल पहले दिखी थी ये, अब फिर से दिख गई है नाम दफ़ा में ये। इसके बारे में देख लेंगे। इस छोटे से जानवर का IUCN स्टेटस। IUCN एक बुक जारी करती है, इसको रेड बुक कहा जाता है, रेड बुक। इसमें सभी जानवरों को उनके स्टेटस दिए जाते हैं कि भाई तुम वल्नरेबल हो, तुम क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, तुम्हें कोई देखरेख की ज़रूरत नहीं है, तुम तो गायब ही हो गए। जैसे डायनासोर गायब ही हो गया है ना, हमें उनके साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन डायनासोर नहीं मिलता है। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगलों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन सरकार के चिड़ियाघर में या कहीं पर संभाल कर उस जानवर के किसी वंशज को रखा हुआ है हमने। इसी तरीके से अलग अलग जानवरों को अलग अलग श्रेणी IUCN नामक संस्था देती है। IUCN का क्या कोई UN से लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। 1947 या 48 में स्थापित हुई संस्था है ये, और बहुत बड़ी संस्था है ये IUCN। तो IUCN के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, हमें जानना है किसके? नाम दफ़ा के बारे में। ओके, नाम दफ़ा राष्ट्रीय उद्यान। नाम दफ़ा वास्तव में उद्यान से निकलने वाली एक नदी का नाम है। यह नाम देहिंग नदी से मिलती है। नोआ देहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। जलवायु, यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। पहाड़ी भाग में पर्वतीय प्रकार की जलवायु है, जबकि निचले मैदान और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। 1985 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। भारत, म्यांमार, चीन ट्राई जंक्शन के करीब है। अब कहाँ पर है जरा वो सुन लीजिए, मैप में मैं दिखा दूंगा। लेकिन देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो ये वाला मोड़ देखते हैं ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे इलाका निकला हुआ है जहाँ पर है बीच में नाम दफ़ा। यहाँ पर ये म्यांमार हो गया, ये चीन हो गया, ये भारत हो गया। यहीं पर ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है नाम दफ़ा। क्लियर हो गया? बिल्कुल कोने पर है ये, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने पर स्थित है ये जगह। इसीलिए यहाँ पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यह उद्यान मिसमी हिल्स के दफा बम रेंज और पटकई रेंज के बीच में स्थित है। ये सारे पहाड़ याद होने चाहिए। भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहले तीन कौन कौन से भाई? तो पहले तीन है लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क, हेमिस वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में डेजर्ट, यूपीएससी 2020 पीटी में पूछ चुका है इसके बारे में, हेमिस के बारे में पूछ चुका है। नेशनल पार्क उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड का गंगोत्री नेशनल पार्क जो बहुत ही बड़ा सा नेशनल पार्क है। तो ये तीन हो गए। चौथा कौन सा हो गया? नाम दफा हो गया। अब देखिए एक बनाइए लाइन, हेमिस हिमालय संबंधित, राजस्थान वाला एकमात्र डेजर्ट में, उत्तराखंड वाला भी हिमालय संबंधित, और ये जो नाम दफ़ा है ये भी हिमालयन रेंज में आपको पाया जाता है। पटकाई बूम वगैरह की जो श्रेणियाँ हैं वहीं पर पाया जाता है। तो तीन इसमें से बड़े बड़े कहाँ पर हो गए? हिमालयन रेंज से संबंधित हो गया। इस तरह से कंपेयर करके पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा मजा आएगा आपको, और एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा भी जाता है। पहले तीन आपको पता ही है कहाँ पर है। कानूनी स्थिति क्या है? इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। उसी वर्ष 1983 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भी है ये। जैव विविधता, संरक्षित क्षेत्रों में 1000 से अधिक फूलों, 1400 से अधिक जीवों की प्रजातियां हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट का हिस्सा है।
हॉट स्पॉट है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। यह दुनिया का एकमात्र उद्यान है जहाँ पर बड़ी बिल्ली, 4 समान प्रजातियाँ जैसे टाइगर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, ये चारों पाए जाते हैं। दुनिया का एकमात्र उद्यान है। नामदफा फ्लाइंग स्क्वेल लिस्टेड एज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। क्रिटिकली एंडेंजर्ड CE इसका स्टेटस है, किसका? ये जो उड़ने वाली गिलहरी है ना, इसका CE स्टेटस है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, पीटी में सीधा IUCN स्टेटस भी पूछ लिया जाता है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे नामदफा उड़ने वाली गिलहरी प्रजाति से आखिरी बार 1981 में देखा गया था और अब कब देखा गया है? 2023 ईस्वी में देखा गया है। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र लंगूर की प्रजाति हुलॉक गिब्बन्स इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। एक बार पूछा था UPSC ने कि सींग पूछ वाले जो बंदर होते वो कहाँ पर पाए जाते थे? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो ये हुलॉक गिब्बन्स कहाँ पर पाए जाते थे? नामदफा में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है ये। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? पक्कई बाघ अभयारण्य, UPSC 2018 का पेपर, सबके पेपर में बता दे रहा हूँ आपको ध्यान नहीं रहता है। मैलिंग नेशनल पार्क, कामलांग वन्यजीव अभयारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य, ये राजधानी हो गया। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, ये सब के सब कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। अब बिहार स्पेशल पर चलते हैं। फिर एक और पीटी फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, अभी बिहार स्पेशल के बाद खत्म नहीं हुआ है। सारण जिला वालों कॉन्ग्रेचुलेसन। बिहार के सारण में 1.5 करोड़ घरों को मिलेगा निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन। सारण में 1.5 करोड़ घर हैं, पहले तो ये पता कीजिए, क्योंकि ये लोग फेंकते बहुत है सरकार के लोग। 20 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के सारण जिले का हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगेगा। सारण वाले कोई देख रहे हो तो जरूर बताना कि क्या हाल है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, सारण जिले के गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जिलों में 105 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर दोबारा बिछाया जा रहा है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने बताया कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ग्रामीण क्षेत्र सशक्त बनेंगे, लाखों लोग वैश्विक डॉक्टरों की मदद से इलाज करा पाएंगे, पारिवारिक बच्चों की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में पैसे बचा पाएंगे। ठीक है भाई, गाँव के बच्चे गाँव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, लेकिन सबको तो जाना है पटना दिल्ली। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बताया कि द्रुत गति मतलब तेज इंटरनेट में टेलीविज़न, टेलीफोन, आईपैड वगैरह सब कुछ चलेगा। अब इंटरनेट के बारे में तो ये सांसद महोदय थोड़ी ना बताएंगे हमें, वो तो आपको पता ही होगा। तो गांव में रहकर आप मेरा चैनल भी देख सकेंगे इसके बाद। ओके, ये इसीलिए आपके लिए लाया गया है। निःशुल्क इंटरनेट सारण जिले में 1.5 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। मुझे पूरी संदेह है कि सारण जिला में 1.5 करोड़ परिवार तो नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ें, अगला न्यूज़ देख लीजिए पीटी। अगला पीटी फैक्ट क्या है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट विंस अवार्ड एट यूनेस्को 2023। देखिए यूनेस्को 2023 का अवार्ड किसको मिला है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पर? बेंगलुरु का है। और वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंड अवार्ड द स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर्स एट द यूनेस्को 2023 ब्रिक्स वेरसिलेंस। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को का अवार्ड किसको मिला है? सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर को मिला है। ये छोटा सा पीटी फैक्ट, अब इसके बारे में डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। यूनेस्को के बारे में 20 बार बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।